नमस्कार, स्वागत है आपका दो प्रदेश खबर विशेष में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की वो खबरें जो सुर्खियों में छाई रही। शुरुआत करेंगे बालाघाट की खबर से। बालाघाट पहुंचे सीएम मोहन यादव ने रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं को संबोधित किया और मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने महिलाओं का आभार जताया। सीएम ने कहा कि रक्षाबंधन पर सरकार ने नारी सशक्तिकरण का बड़ा काम हाथ में लिया है। बालाघाट को अगले महीने मेडिकल कॉलेज की सौगात मिलेगी, साथ ही यहां पर 4 लेन का निर्माण भी होगा। इसके अलावा सीएम ने कहा गेहूं की तरह धान में भी सरकार किसानों को बोनस देगी। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि कृषि मंत्री को झूठ बोलने की आदत है। कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस ने लगभग 37 लाख किसानों का कर्ज माफ किया था। दरअसल तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान आया था कि कांग्रेस के समय किसानों का कर्ज माफ हुआ है, लेकिन सदन में उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया। ये बात गलत है। कांग्रेस के पास इस बात के प्रमाण हैं। कृषि मंत्री जी को मैं वर्षों से जानता हूं। वो एक आदत से लाचार है, झूठ बोलने के आदी है। मध्य प्रदेश में थक गया, लेकिन अब वो केंद्र के कृषि मंत्री हैं। कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किसानों का लगभग 37 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। इंदौर के निलंबित 2 कांग्रेस नेताओं का निलंबन रद्द कर दिया गया है। अब से वो फिर से पहले की तरह काम करेंगे और जिसके लिए पार्टी आलाकमान की ओर से उन्हें हरी झंडी दे दी गई है। दरअसल इंदौर शहर प्रभारी अवनीश भार्गव ने जानकारी देते हुए बताया है कि 12 जुलाई को कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का कांग्रेस कार्यालय में स्वागत किया गया था, जिसे पार्टी ने गंभीर लापरवाही मानते हुए शहर अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा और जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव को 7 दिनों के लिए निलंबित किया था, लेकिन दोनों ही अध्यक्षों की ओर से दिए गए स्पष्टीकरण के बाद निलंबन को रद्द किया गया। कांग्रेस कमेटी और शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों को 7 दिन के लिए निलंबित किया गया था। चूंकि 20 तारीख को निलंबन का पत्र मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जारी किया, वो 7 दिवसीय निलंबन था। जब 7 दिन पूरे हो गए 27 तारीख के बाद, तो स्वतः ही निलंबन निरस्त हो गया। हमारे शहर कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी इंदौर यथावत अपनी स्थिति में पूरी ताकत के साथ काम कर रही है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने ग्वालियर में बिजली कंपनी के अधिकारियों की बैठक ली। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि राज्य शासन ने आबादी को 24 घंटे और किसानों को 10 घंटे विद्युत आपूर्ति करने का संकल्प है और इसके लिए रणनीति बनाकर काम किया जाए ताकि योजना समय सीमा में पूरी हो सके। ऊर्जा मंत्री ने आगे कहा कि उपभोक्ताओं को बिना बाधा के बिजली की आपूर्ति होनी चाहिए। मंत्री तोमर ने बिजली अधिकारियों को सचेत किया कि मेंटेनेंस प्रभावी ढंग से किया जाए ताकि ट्रिपिंग कम से कम हो, फॉल्ट की गुंजाइश ना के बराबर हो। बैठक में 90 दिनों की कार्य योजना, 5 साल की कार्य योजना और राजस्व वसूली के प्रयासों को लेकर समीक्षा की गई। आज ऊर्जा विभाग की बैठक ग्वालियर चंबल संभाग की हमने की। हमारी पूरी टीम थी, एसीएस, एमडी ट्रांसमिशन, सब पहले हमने अपने अधिकारियों के साथ बैठक करके उसको समझा क्या कमियां हैं, क्या और मांग हमारी बिजली की बढ़ेगी। आगे 5 वर्ष तक की कार्य योजना बनाई है। कौन से काम हम 90 दिन में कर रहे हैं, कौन से काम हम 1 वर्ष में कर पाएंगे, कौन से काम हम 5 वर्ष में कर पाएंगे। 132 kV का सब स्टेशन जैसे अभी फूलबाग पे बनना है, उसका हमने सोचा है कि उसकी कार्य योजना बनाई है कि जनवरी तक उसका लोकार्पण करें। ऐसे ही हमने बिलौआ में 132 kV का सब स्टेशन
या वो जल्दी बने, काम शुरू हो जाए। तो कहाँ पे हमें 132 kV सब स्टेशन की ज़रूरत है, कहाँ पे हमको 3311 सब स्टेशन की ज़रूरत है, कहाँ पर हमको ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ानी है, इन सब की समीक्षा की गई। उसके बाद हमने जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की, उनकी बात सुनी, उनकी समस्याएं सुनी और उनका समस्याओं को सुन करके अब उन पर समीक्षा करके उनका निराकरण करेंगे। गंज बासोदा के एडवोकेट मुकेश रघुवंशी का अपहरण कर बदमाशों ने उनके साथ मारपीट की है। बाद में बदमाशों ने भोपाल छोड़कर फरार हो गए। अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छूटने के बाद वो सेवनिया थाने पहुंचे। जानकारी के मुताबिक पीड़ित शनिवार की रात करीब 12 बजे अपने दफ्तर से अपना काम खत्म कर घर के लिए जा रहे थे और इसी दौरान इमली चौराहे के पास 3 नकाबपोश पहुंचे, कट्टा अड़ाकर उनका अपहरण कर लिया। मुकेश की सुबह घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने लोकेशन ट्रेस की तो भोपाल की ओर जाने का उनका पता चला और बताया जा रहा है कि आरोपियों ने 30 लाख की फिरौती की मांग की थी। प्रयागपंथी करके उसके परिवार वालों को भी मैं जानता था उनके बारे में। तो उसने मुझसे परसों रात में लिफ्ट ली और वो मेरे साथ तक आया कि मुझे इमली चौराहे के यहाँ छोड़ देना। तो मैंने उसको यहाँ खिन्नी के पेड़ के पास आकर जैसे ही गाड़ी रोकी तो जैसे ही वो उतरा और पीछे से 3 लोगों ने मुझ पर अटैक किया और मुझे गाड़ी में पीछे पटक लिया। मेरे हाथ पैर और मेरी आँखें तौलियों से कस दी गई। 30 लाख रुपए की ये लोग डिमांड पर अड़े हुए थे। 30 लाख रुपए किसी भी तरीके से करके दे, नहीं तो तुझे भी मार डालेंगे, तेरे घर पे भी एक गाड़ी लगी हुई है, तेरे बच्चों को उठवा लेंगे। 30 लाख रुपए कर, कहीं से भी कर, तेरे दोस्तों से रिश्तेदारों से फ़ोन पे करवा, बस हमको 30 लाख रुपए से मतलब है। सरहद पर तैनात जवानों तक राखी पहुंचाने के लिए वे टू कॉज फाउंडेशन और राइडर्स क्लब के फाउंडर निकल पड़े हैं और रोहित वासुदेव इस साल राखी के साथ झंडा भी लेकर निकले हैं, जो कि करगिल में जाकर झंडा फहराएंगे यहाँ पर और उनके साथ जवानों के साथ राखी का त्यौहार मनाएंगे। बता दें कि पिछले 18 सालों से लगातार इसी तरह से वो हजारों किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं। तो रक्षाबंधन का त्योहार है जो पास है, तो वहीं हजारों किलोमीटर का सफर तय करने के लिए निकल पड़े हैं रोहित। आखिर उनका मकसद क्या है और क्या है उनकी यात्रा, आइए हम उन्हीं से जानते हैं। आप निकले हैं, कहाँ से निकले हैं और क्या कुछ आपकी यात्रा है? अभी जो हम लोग का सफ़र है ये 27 जुलाई से निकला हुआ है। मुंबई से निकले हुए हम। मुंबई से कन्याकुमारी की तरफ से तो साउथ इंडिया हो चुका है ऑलमोस्ट, वहाँ से वेस्ट बंगाल भी हो चुका है और अभी भोपाल में हैं हम। यहाँ से फिर गोरखपुर और वहाँ से दिल्ली होके फिर कश्मीर की तरफ हम लोग जाएंगे। सर, आपका उद्देश्य क्या है इस सफ़र का? सर उद्देश्य हमारा एक ही उद्देश्य है कि जैसे कि प्रोजेक्ट का नाम भी एक बंधन है, एक बंधन रक्षाबंधन है, तो सबको मिला के भाई बहनों का प्यार भारतीय जवानों तक पहुँचाना, यही मेन उद्देश्य है। क्योंकि जब हमारे भाई हो ये नहीं बोलते कि हाँ ये मेरा महाराष्ट्र है, ये भोपाल है, मैं भोपाल से हूँ, ये बोलते कि हम भारतीय है। तो वही हिसाब से हमें भारतीय बहनों का प्यार लेके भारतीय जवानों तक पहुंचाना। सर, जैसा कि देखा जाता है भाई बहनों का बहुत पवित्र त्यौहार होता है रक्षाबंधन का, और आप जो जवानों के लिए हैं ये राखी लेके जा रहे हैं, तो इसका सर आइडिया कहाँ से आया और आप कितने साल से यात्रा कर रहे हैं? ये गए 18 सालों से हो रहा है और ये आइडिया है हमारे स्कूल टाइम से ही आया हुआ है और स्कूल से बनाते हुए फिर हम लोग अभी लॉकडाउन के टाइम पे बाइक से चालू किए। तो बाइक से आपका कौन सा साल है? 2020 लॉकडाउन के टाइम पे। तो ये सफ़र में आप यानी अलग अलग प्रदेश में जाते हैं, वहाँ के लोगों से मिलते हैं, बहनों से मिलते हैं, क्या कुछ एक्सपीरियंस है? अलग अलग भाइयों से मिलते हैं, बहनों से मिलते हैं, तभी तो एक ही एक्सपीरियंस होता है कि जो प्यार होता है, बहन का प्यार, माता का प्यार, वो मिलता है। तो ऐसा मुझे कभी भी नहीं लगा कि मैं घर के बाहर दूर हूँ। मैं जब भी जाता हूँ, अभी एमपी में हूँ, तो मैं यही सोचता हूँ ना कि हाँ ये मेरे घर के बाजू में ही है। तो यही एक सफ़र में सोचता हूँ कि हाँ मैं घर के बाजू में, घर में ही हूँ, मैं किधर ज़्यादा दूर नहीं हूँ और मैं सेफ़ हूँ। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि रोहित जी जो है हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करने निकल चुके हैं अपने बहनों का प्यार लेकर और देश की मिट्टी को लेकर, जो अभी 15 अगस्त भी मनाएंगे और 19 जनवरी को जो राखी का त्यौहार है वो भी मनाने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन नितिन के साथ अंजलि सिंह, INS 24/7 भोपाल।
बढ़ते आगे, सावन का तीसरा सोमवार छत्तीसगढ़ के लिए खास रहा क्योंकि कवर्धा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हेलीकॉप्टर से कांवरियों पर फूल बरसाए। सीएम के द्वारा फूल बरसाने पर आखिर सियासत क्यों हो रही है? सीएम के इस फूल बरसाने की बात को लेकर देखिए इस रिपोर्ट में। सनातन धर्म में आस्था का सबसे बड़ा पर्व सावन को माना जाता है। भोले बाबा के भक्त सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर भोलेनाथ के दर पर पहुंचते हैं और अपने साथ लाए हुए जल को शिव जी को अर्पित करते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सावन के तीसरे सोमवार को भोरमदेव और बूढ़ा महादेव मंदिर में जल चढ़ाने के लिए आए शिव भक्तों पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। फूल बरसाने के बाद सीएम साय ने इशारों में पूर्ववर्ती सरकार पर निशाना भी साधा। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कांवड़ियों पर आज पुष्प वर्षा किए हैं। इस क्षेत्र में पहले सनातनियों पर लाठी डंडे चला करते थे। हमारे इस क्षेत्र के जो लोकप्रिय विधायक हैं, जो सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, हम दोनों मिलकर ऊपर से पुष्प वर्षा किए हैं कांवड़ियों के ऊपर में। इस क्षेत्र में पहले सनातनियों के ऊपर में लाठी डंडा चलता था, लेकिन अब उनके ऊपर में पुष्प वर्षा हो रहा है। सीएम के बयान पर पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि धर्म की आड़ में भाजपा राजनीति करती है, जाति धर्म के आधार पर समाज को बांटने का काम करती है। कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा ठीक है, लेकिन ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। देखिए, ये धर्म की आड़ में लेकर राजनीति करते हैं और जाति धर्म के आधार पर ही समाज को बांटने का काम करते हैं और इसी तरह का विचार माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं, जो एक गलत परंपरा है। पुष्प बरसाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरह का बयान उचित नहीं है। छत्तीसगढ़ में सनातन पर सियासत जमकर देखने को मिली है। बीते 5 सालों में इस मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस सरकार को जमकर घेरती नजर आई है। प्रदेश में कई ऐसी घटनाएं देखने को मिली जिससे बीजेपी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर हमलावर रही। वहीं प्रदेश में सरकार बदलने के बाद अब सनातन पर सियासी रार देखने को मिल रही है। अब देखना होगा कि आखिर सनातन पर शुरू हुई सियासत का फायदा राजनीति में किसको मिलता है। स्वप्निल गौरखेड़े, INS 24/7, रायपुर। रायपुर दक्षिण उपचुनाव और निकाय चुनाव की तैयारी में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां जुट चुकी हैं। चुनाव की दृष्टि से बीजेपी ने आगामी कार्य योजना तैयार कर ली है, जिसके जरिए पार्टी सीधे जनता के बीच पहुंचेगी। वहीं आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी। नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस और बीजेपी। अगले 3 महीनों के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने कार्यक्रम किए तय। दोनों ही दल कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच जाएंगे। 11 से 13 अगस्त तक बीजेपी प्रदेश भर में निकालेगी तिरंगा यात्रा। 14 अगस्त को होगा विभाजन की विभीषिका पर कार्यक्रम। 12 से 14 अगस्त को हर घर तिरंगा अभियान होगा। 5 अगस्त से प्रदेश जिला मंडलों में होगी बैठकें। हर बूथ पर 51 पेड़ 21 अगस्त से 25 अगस्त तक लगाए जाएंगे। इसके अलावा बीजेपी राज्य सरकार की सफलता को लेकर जाएगी। कांग्रेस जनता से जुड़े मुद्दे को लेकर प्रदर्शन करने वाली है। बीजेपी की तैयारियों पर पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा है कि भाजपा जहां चुनाव लड़ेगी वहां विजय प्राप्त करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस कितने भी बड़े चेहरे मैदान में उतार ले, भाजपा का साधारण सा कार्यकर्ता जीत कर आएगा। दक्षिण में कांग्रेस का कोई बड़े से बड़ा नेता लड़ लेना, मैंने पहले भी कहा और आज भी कहा, भाजपा का साधारण कार्यकर्ता विजय से प्राप्त करके आएगा। कांग्रेस ने भी आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर अपनी कार्य योजना बना ली है। नगरीय निकाय क्षेत्रों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का लगातार दौरा हो रहा है। पार्टी जिला स्तर पर सम्मेलन करने की तैयारी में है। इसके अलावा बूथ स्तर की कमेटियों का सम्मान भी करने जा रही है। कांग्रेस पार्टी नगरीय निकाय चुनाव के लेके अपने जिला सम्मेलन करने जा रही है। हमारे जो निकाय स्तर के कमेटियां हैं उनका सम्मेलन होने जा रहा है। वरिष्ठ नेताओं का दौरा हो रहा है। आने वाले 3 महीने में हम पूरी तरीके से
संगठन का फोकस नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कार्यक्रम बनाने का है। फिलहाल दोनों ही राजनीतिक दल अपने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से जनता की नब्ज टटोलने में लगे हुए हैं। अगले 3 महीनों तक कार्यक्रम कर जनता के बीच जाकर साधने का प्रयास भी कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इन कार्यक्रमों का कितना असर आगामी नगरीय निकाय चुनाव में रिजल्ट पर देखने को मिलेगा। स्वप्निल गोरखेड़े, INS 24/7 रायपुर। दुर्ग पहुंचे पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कुम्हारी के स्वर्गीय बिंदेश्वरी बघेल शासकीय महाविद्यालय में आयोजित दीक्षारंभ समारोह में शिरकत की और भूपेश बघेल ने नव प्रवेशी छात्रों का स्वागत किया। छात्रों को संबोधित करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि आने वाले समय में महाविद्यालय में और भी बेहतर सुविधाएं होगी। जमीन का अलॉटमेंट और बजट पारित हो चुका है और जल्द ही महाविद्यालय का कायाकल्प होगा। स्वर्गीय बिंदेश्वरी बघेल स्मृति महाविद्यालय शासकीय महाविद्यालय में आज दीक्षारंभ कार्यक्रम हुआ और जो नव प्रवेशी जो छात्र छात्राएं हैं उसका सम्मान किया गया और वृक्षारोपण भी यहाँ हुआ है। तो नया कॉलेज है और भवन का अभाव है। हालांकि बजट में सेंक्शन है लेकिन अभी उसे टेंडर वगैरह नहीं लगा है। अधिकारियों से ही चाहूँगा कि चूँकि रायपुर और भिलाई के बीच में एक ही महाविद्यालय है कुम्हारी का और छात्र छात्राओं की दर्ज संख्या भी ठीक ठाक है, करीब 300 के आसपास।